जब नफरत हद पार कर जाए और ईर्ष्या किसी भाई के खून से भी गहरी हो जाए, तब जन्म लेती है एक ऐसा शैतान जिसे दुनिया कोकोशिबो के नाम से जानती है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे अपर मून 1 यानी कि कोकोशिबो के बारे में, जिसे सभी डीमंस में से सबसे पावरफुल डीमन कंसीडर किया जाता है। और उसकी कहानी इतनी डार्क है कि तुम भी सुन के हैरान हो जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल हम सभी को पता है कि सारे डीमंस डीमन बनने से पहले इंसान हुआ करता था, पर उनकी मजबूरी और चॉइस ने उन्हें डीमन बनने पर मजबूर किया था। पर आखिर कोकोशिबो जो पहले एक डीमन स्लेयर था, यानी कि जो खुद डीमंस को मारता था, वही आखिर में डीमन क्यों बन गया? अब इस सारे सवाल का जवाब तुम्हें वीडियो में आगे मिलेगा। एंड अगर तुम डीमन स्लेयर फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि आगे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो अब हम कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होता है सन गोकू एरा में। जब कोकोशिबो पैदा हुआ था तो उसका ह्यूमन नाम था मिचिकात्सु तुगेकुनी, और उसी दिन उसके साथ उसका एक जुड़वा भाई पैदा हुआ था, जिसे हम लोग यूरोची तुगेकुनी के नाम से जानते हैं, या फिर यूरोची के नाम से। अब मिचिकात्सु यानी कि कोकोशिबो एक नॉर्मल बच्चे के तौर पर ही जन्म लिया था, बट उसका छोटा भाई यूरोची जब पैदा हुआ था तो उसके फोरहेड पर एक हाइडियस मार्क था, या फिर तुम इसे डेमन स्लेयर मार्क भी कह सकते हो, जिसे उस टाइम पर श्रापित मार्क के तौर पर जाना जाता था। कई लोग तो इसे मौत का फरमान भी कहते थे। इसी वजह से उनके पिता यूरोची को पैदा होते ही मारने का आदेश दे देते हैं, लेकिन उनकी माँ अकीनो तुगेकुनी ने उनके पिता के फैसले से बहुत ही गुस्सा हो गई थी। इसीलिए एक समझौता हुआ था कि यूरोची को मारने के बजाय उसे 10 साल के होने पर ही एक मंदिर भेज दिया जाएगा, जहाँ वो एक प्रीस्ट बन जाएगा। अब यूरोची और मिचिकात्सु दोनों बिल्कुल अलग तरीके से बड़े हुए थे। भाई होने के बावजूद उनका खाना, उनका पढ़ना और उनका किमोनोस तक अलग अलग थे। इवन यूरोची को घर के बाकी हिस्सों से अलग 3 तातामी के एक छोटे से कमरे में रखा गया था, और उसे अपने भाई से दूर भी रखा जाता था। अब मिचिकात्सु जो चुपके से अपने पिता के नजरों से बचकर यूरोची से मिलने जाता था, उस पर तरस खाता था, क्योंकि सबको लगता था कि यूरोची बेचारा है, क्योंकि वो हमेशा अपनी माँ के लेफ्ट साइड चिपका रहता था। हाँ, याद रखना, लेफ्ट साइड, वो हमेशा लेफ्ट साइड ही रहता था। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये कहानी में इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं मिचिकात्सु भी उसके छोटे भाई से प्यार करता था। इसीलिए एक दिन मिचिकात्सु ने यूरोची को एक बांसुरी दी थी, जो उसने खुद से बनाई थी, एक प्यार भरे तोहफे के रूप में। अब जब मिचिकात्सु लगभग 7 साल का था, तब वो तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था, और उसका छोटा भाई यूरोची चुपचाप उसे देख रहा था। तभी पहली बार यूरोची ने बोलना शुरू किया, जिससे मिचिकात्सु बिल्कुल शॉक हो गया था, क्योंकि सभी को लगता था कि यूरोची गूंगा है। पर जब यूरोची ने कहा कि उसका सपना है अपने भाई जैसा एक समुराई बनने का, लेकिन सभी ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसे तो 10 साल के उम्र में ही मंदिर भेज दिया जाएगा। और ये पहली बार था जब उसने बात किया था और मुस्कुराया था अपने पैदा होने के बाद से। पर मिचिकात्सु को ये बात बहुत ही डिस्गस्टिंग लगी, क्योंकि उसको लगता था कि एक ऐसा लड़का जो अपने माँ के पल्लू में हमेशा रहता है, वो कैसे एक समुराई बन सकता है। अब उसके बाद से यूरोची रोज अपने भाई की ट्रेनिंग देखता था। अब एक दिन उनके पिता के आदमियों ने सोचा क्यों ना यूरोची को कुछ बेसिक सिखाया दिया जाए, एंड उसने सिर्फ एक बेसिक स्टंट्स दिखाया था, लेकिन यूरोची ने तुरंत ही उस ट्रेनर को 4 बार पछाड़ दिया था। अब ये देखकर मिचिकात्सु बिल्कुल हैरान रह गया था, क्योंकि वो खुद भी अब तक एक सफल वार तक नहीं कर पाया। उसने अपने भाई से रिक्वेस्ट की कि उसे अपना राज सिखा दे। पर जब यूरोची ने कहा कि मुझे लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं और अब वो समुराई नहीं बनना चाहता, तो मिचिकात्सु बहुत ही उदास हो गया था। लेकिन बातों ही बातों में यूरोची ने बताया कि जब वो तलवार उठाता है तो सबसे पहले वो एक गहरी सांस लेता है और अपनी हड्डियों, मसल्स और खून के फ्लो को महसूस करता है। एंड उसने और भी कहा कि जब तुम्हारा ओपोनेंट स्ट्राइक करता है तब उसका लंग्स एक्सपैंड हो जाता है। अब ये उसके अंदर एक अलग ही ताकत का एहसास था, जो बाद में सन ब्रीथिंग स्टाइल के रूप में बदला। पर इस बात को समझने में मिचिकात्सु थोड़ा टाइम जरूर लगाता है, पर इस बात से मिचिकात्सु को एहसास हो जाता है कि यूरोची के लिए जीवित शरीर जैसे ट्रांसपेरेंट है, वो उनके अंदर तक को देख सकता है। और ये सुनकर मिचिकात्सु के अंदर एक नया जज्बा जाग गया, और उसने तलवार चलाने में पूरी मेहनत और लगन से महारत हासिल करने का इरादा कर लिया। अब मिचिकात्सु दिन रात ट्रेनिंग करता था, पर जितना ज्यादा वो मेहनत करता उतना ही उसके दिल में जलन पैदा होती थी। उसे लगता था कि उसके अंदर वो नेचुरल टैलेंट नहीं है जो यूरोची के पास है, जिसे वो कदर नहीं करता। और जब उसके पिता को यूरोची की असली ताकत पता चला तो मिचिकात्सु के अंदर एक डर बैठ गया था। उसे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अब मुझे ही मंदिर भेज दिया जाए और यूरोची को घर में ही रखा जाए। फिर एक रात सुबह के 3 बजे यूरोची उसके कमरे में आया और धीरे से बोला, भाई, माँ अब हमारे साथ नहीं रहा। उसने कहा कि वो जा रहा है, लेकिन जाने से पहले वो मिचिकात्सु का शुक्रिया अदा
ट्राई करता है और वो छोटी सी बांसुरी निकाली जो कभी उसके भाई ने दी थी और उसने बताया कि ये मेरे दिल के सबसे करीब है। लेकिन मिचिकात्सु इरिटेट हो गया, उसे समझ नहीं आया कि एक ऐसी बांसुरी जो सही से सुर भी नहीं बजाती उसके लिए ये इतना खास कैसे हो सकता है। वो चुपचाप देखता रहा और जब यूरिची रात के अंधेरे में चला गया तो उस पल मिचिकात्सु के दिल में एक खालीपन रह गया। अपनी माँ की मौत के बाद एक दिन मिचिकात्सु को उनकी डायरी मिली और जब उसने उसका पन्ना पलटा तो उसे एक ऐसा सच्चाई पता चला जिससे उसका दिल पूरी तरह से हिल गया कि उसकी माँ सालों से एक बीमारी से लड़ रही थी और इसी बीमारी के वजह से वो अपने बाएं पहलू से खड़ी नहीं हो पाती थी। इसीलिए यूरिची, वो छोटा भाई जिसे वो कमजोर समझता था, वो हमेशा माँ के बाएं तरफ खड़ा रहता था और उनके बोझ को अपने शरीर से संभालता था और इसीलिए यूरिची हमेशा अपनी माँ के लेफ्ट साइड खड़ा होता था। अब ये बात जानकर मिचिकात्सु के दिल में आग लग गई। उसको लगा सब लोग सिर्फ उसको ही क्यों देखते हैं, क्यों सब लोग उसके ही आसपास घूमते हैं। तभी वो गुस्सा और जलन में अंधा होकर उसने दिल से एक श्राप जैसा दुआ मांगी, काश कि यूरिची मर जाए। और अगले ही दिन उनके पिता ने एक आदमी को भेजा मंदिर तक ये देखने के लिए यूरिची वहाँ सुरक्षित पहुँचा या नहीं। लेकिन जब वो आदमी लौट कर आया तो उसके चेहरे पर एक डर था और उसने कहा यूरिची शायद मंदिर तक कभी पहुँचा ही नहीं, शायद किसी ने उसे उठा लिया या फिर किसी जंगली जानवर ने उसे मार दिया। अभी सुनकर मिचिकात्सु के दिल में एक अजीब सा सुकून था और साथ ही साथ एक खोखला दर्द भी। वो नहीं जानता था कि उसने उस दिन सिर्फ अपने भाई को ही नहीं अपनी इंसानियत को भी खो दिया था। अब इसी तरह 10 साल बीत चुका था। मिचिकात्सु अब एक समुराई बन चुका था। अब उसकी जिंदगी में शांति थी, एक बीवी थी, 2 बच्चे थे, अब सब कुछ शांति से ही चल रहा था। लेकिन एक रात सब बदल गया। उसके कैंप पर एक राक्षस ने हमला कर दिया। चारों ओर खून, चीखे और अंधेरा, सब लोग खत्म हो चुके थे, सिर्फ मिचिकात्सु ही बचा था। तभी अंधेरे से एक रोशनी चमकी, वो था यूरिची, उसका भाई जिसे वो सालों से नफरत करता था। और तभी यूरिची ने राक्षस को पल भर में ही मार गिराया। अब मिचिकात्सु यूरिची के इस रूप को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि बचपन में वो जो देखा था वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी यूरिची मिचिकात्सु को आकर कहता है, माफ करना भाई, मैं तुम्हारे बाकी साथियों को बचा नहीं पाया। अब ये सुनकर मिचिकात्सु का दिल और टूट गया। उसके सामने वो आदमी खड़ा था जिसे वो अपने दर्द का वजह समझता था। अब उस रात के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपनी पूरी जिंदगी। एंड वो बस एक ही चीज चाहता था, अपने भाई से आगे बढ़ना। इसीलिए उसने डेमन स्लेयर बनने का फैसला किया। अब मिचिकात्सु यूरिची के साथ मिलकर ट्रेनिंग करने लगा और देखता रहा कैसे यूरिची अपनी ब्रीथिंग टेक्निक्स को दूसरे डेमन स्लेयर को सिखाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई भी उसके जैसा नहीं बन पाया। और उसी वक्त मिचिकात्सु के अंदर एक सोच पैदा हुई, अगर यूरिची जैसा नहीं बना जा सकता तो शायद यूरिची को खत्म करना ही सही होगा। अब किसी रीजन के वजह से यूरिची को डेमन स्लेयर कॉर्प्स से निकाला गया था। अब क्यों निकाला गया था ये हम लोग बाद की वीडियो में जानेंगे, जहां हम लोग डिटेल्स में यूरिची के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पर यूरिची के छोड़ जाने के बाद भी मिचिकात्सु ने हार नहीं मानी। उसने यूरिची के सन ब्रीथिंग को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि ये सब उस जैसे लोगों के लिए नहीं बना। पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। तो उसने क्या किया, उसने उन टेक्निक को बदलना शुरू किया अपने ताकत और अपने शरीर के हिसाब से। और इसी तरह दुनिया ने पहली बार ब्रीथिंग स्टाइल देखा। और फिर एक दिन मिचिकात्सु के शरीर में एक अजीब सी ताकत जगी। उसके गर्दन के पास एक डेमन स्लेयर मां को उभर कर आया और ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उसने सन ब्रीथिंग से प्रेरणा लेकर अपना खुद का एक स्टाइल बनाया, मून ब्रीथिंग। अब ये ब्रीथिंग स्टाइल ऐसी थी जैसे हर बार इतनी तेज और इतनी खूबसूरत जैसे चांद की रोशनी अंधेरे को चीर रही हो। लेकिन जितना ज्यादा वो आगे बढ़ता गया उतना ही उसके दिल में एक कड़वापन बढ़ता गया, क्योंकि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उसका मून ब्रीथिंग कभी भी यूरिची के सन ब्रीथिंग के बराबर नहीं हो सकता। और इसी सोच ने उसके दिल में एक अंधेरा डाल दिया। अब मिचिकात्सु के शरीर पर भी यूरिची जैसा मार्क आ गया था। अब कहा जाता है कि जिसका भी डेमन स्लेयर मार्क एक्टिव होता है वो अपनी जिंदगी के सिर्फ 25 साल ही जी सकता है। उसके बाद चाहे वो कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका शरीर खुद उसे धोखा दे देगा। और जब ये सच्चाई मिचिकात्सु को पता चली तो उसके अंदर एक ही बात घूमने लगी, तो यूरिची भी एक दिन मर जाएगा। लेकिन उसके दिल में डर नहीं बल्कि एक जुनून था। एंड उसने कसम खा ली थी कि मैं मरने से पहले अपने भाई को हरा कर ही रहूंगा। अब अपने भाई यूरिची से कभी आगे न बढ़ पाने का डर और डेमन स्लेयर मार्क के श्राप से मर जाने का डर, ये दोनों मिलकर मिचिकात्सु को अंदर से तोड़ चुका था। और उसके अंदर बस अब एक आवाज गूंज रही थी, मैं मरने से पहले अपने भाई से शक्तिशाली बन जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और तभी अंधेरे के बीच उसके सामने एक आदमी आया, मुजान किबुतोजी। अब मुजान ने धीरे से कहा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा मिचिकात्सु, मैं तुझे अमर बना दूंगा, तेरा शरीर, तेरा तलवार, सब कुछ सदा के लिए अमर। अब ये बात सुनकर ही मिचिकात्सु के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया पैदा हुआ। एंड देन उसने अपनी इंसानियत को तोड़कर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और उसी पल मिचिकात्सु तुगिकुनी कोकोशिबो बन गया।
लेकिन क्योंकि एक ब्रीथिंग स्टाइल यूजर था तो उसका शरीर तुरंत बदल नहीं सका। उसे पूरी तरह से डीमन बनने में 3 रात और 3 दिन लगा, और जब वो बदला तो दुनिया ने एक ऐसा राक्षस देखा जो 100 साल तक अपर मून 1 के रूप में राज किया। उसका असली नाम, उसका असली पहचान सब इतिहास के पन्ने से मिटा दिया गया और सिर्फ एक नाम बचा था, वो था कोकोशिबो। तो ये थी कहानी पूरी कोकोशिबो की बैक स्टोरी की। वैसे तुम्हें वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय द वे, अगर तुमने मुजान की फुल बैक स्टोरी अभी तक नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर तुम चैनल पर जाकर डायरेक्टली देख सकते हो। और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।